हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइक लर्निंग। सो टुडे वी आर हियर कंटिन्यूइंग द सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था सी यू एट पी जी 2023, यानी लास्ट ईयर का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक, 25 से 40 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम 41 से आज करने वाले हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से पूछा था बताने के लिए कि बताओ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का जब जेड स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके मीन की वैल्यू क्या आती है। तो दिस विल बी जीरो। जीरो इसका सही आंसर है। तो जिसने भी ये बताया है या जिसने नहीं भी बताया, जो सोच रहा है कि उसके दिमाग में है, वो ये आंसर करेक्ट है उसका। जीरो इज द राइट आंसर, क्योंकि जेड स्कोर में चाहे जो भी हो सिचुएशन, मीन हमेशा जीरो ही रहेगा और जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 111 रहता है। ओके, next we will do question number 42, which ask presence of empathy in Nightingale and lust for power in Napoleon are the examples of this. नाइटिंगल में जो एम्पैथी है और नेपोलियन में जो पावर है वो किसका एग्जाम्पल है, यानी कि ट्रेट की बात यहाँ पर करी गई है। आप ध्यान से देख सकते हैं और आपसे ये भी आपको पता चलेगा कि ये एल्पॉट की थ्योरी में से है। एल्पॉट की थ्योरी के बारे में आपको बताया गया है। उन्होंने 3 तरह के ट्रेट दिए थे: सेंट्रल ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट्स। तो जो ये ट्रेट की बात हो रही है, यानी कि जो एक बेसिक ट्रेट है जो उस पूरी पर्सनालिटी जिसकी डिफाइन करता है, दैट विल बी योर सेंट्रल ट्रेट। उसे हम सेंट्रल ट्रेट कहेंगे, और सॉरी उसे हम कार्डिनल कहेंगे। आई एम सो सॉरी। सेंट्रल इज 5 to 7 ट्रेट्स जो आप अपने उसमें यूज करते हो रेज्यूमे में या अपने आप के बारे में बताने में कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा ये कैरेक्टर नेचर है। वो आपका सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। जबकि कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं जो कि आपके बेसिक एक ट्रेट होता है और वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम हिटलर की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। दिस विल बी योर कार्डिनल ट्रेट। और सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं वो सिंपल ऐसे होते हैं कि लाइकिंग टूवर्ड्स द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। Then 43 question, which of the following correlation coefficient would be considered as the most strongest one? सबसे ज़्यादा जो strongest correlation कौन सा नंबर आपको शो करेगा, आप यहाँ पर बताइए। सोचिए कि क्या आंसर होगा एंड देन आई विल टेल यू। ओके, दिस इज 80, 0.75, 0.79, 0.88। तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस आपको लिखा हुआ है, बट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। अगर आप एक्चुअल में देखते हैं तो माइनस या प्लस का कोई भी महत्व अपने आप में नहीं है। इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से महत्व क्या है? माइनस ये बताता है कि रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर साइन माइनस का है इसका मतलब रिलेशन नेगेटिव में है, और अगर साइन प्लस में है इसका मतलब रिलेशन पॉजिटिव में है। लेकिन जो आपकी वो है पावर जिसे कहते हैं, वो हमें नंबर से ही पता लगेगी। तो जितना बड़ा नंबर, यानी जितना नंबर जो कि 1 के क्लोज है, उतना ज्यादा जो कोरिलेशन है वो स्ट्रांग होगा। दैट्स व्हाई दिस आंसर विल बी 0.88, व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर। ओके, समझ गए? Then question number 44. Rohit has constant worry about his health. He has met numerous doctors for ruling out serious diseases, only to be reassured of his well-being. Each small ailment like sneezing, fever or headache exacerbate his worries. He considers them to be indications of major illness. Which disorder does he suffer? उसको हमेशा टेंशन रहती है कि उसे ये बीमारी है, उसे वो बीमारी है, और हमेशा उसको लगता है कि उसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत अभी उसे हेडेक या सर दर्द होता है तो वो चला जाता है डॉक्टर के पास और बोलता है कि निकालो कौन सी बड़ी बीमारी मुझे हो गई है, उसका मुझे इंडिकेशन दो। तो ये सिंपली एक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। डिसऑर्डर वो है। एंड सोमेटाइजेशन, कन्वर्जन, डिस्मॉर्फिक, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, तीनों उसी के पार्ट दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको आंसर बताना है इसका क्या है। सो दिस विल बी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, जैसे हम एक्चुअली इन्होंने ये दिया हुआ है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो अभी नाम एक्सेप्टेड है वो है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको एंजाइटी रहती है कि हाँ आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर है। ठीक है। Then question number 45, which asks for a negative correlation occurs when dash scores on the one variable are associated with dash scores on the second variable. इसीलिए मैंने आपको वहां नहीं बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, क्योंकि अब ये बताओ कि नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब एक की जो स्कोर की वैल्यू है वो दूसरे के स्कोर की वैल्यू को कैसे रिलेट करे। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल यू। अब यहाँ पे आंसर बताओ किसका क्या होगा। हाँ, तो जब एक की वैल्यू ज्यादा हो
और दूसरे की वैल्यू कम हो, या फिर एक की वैल्यू लोअर हो और दूसरे की वैल्यू हायर हो, उसे हम नेगेटिव कहते हैं। दोनों हायर हायर पॉजिटिव, हायर और इक्वल ये कुछ नहीं होता है, लोअर और इक्वल ये भी कुछ नहीं होता है। लोअर लोअर होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन, हायर लोअर या लोअर हायर है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इट आस्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अब बताओ किसे कहते हैं? पर्पसिव सैंपलिंग को, स्नोबॉल सैंपलिंग को, इंसिडेंटल सैंपलिंग को और क्लस्टर सैंपलिंग। जहां पर आपको पता होता है कि जो आपकी पॉपुलेशन होने वाली है उसका प्रोबेबल चांसेस हैं, दैट आर यू नो। पर्पसिव में नहीं होता, अपनी मर्जी से करते हो, नॉन स्नोबॉल इंसिडेंटल सब कुछ। ओनली द क्लस्टर सैंपलिंग विल बी देयर, जो एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है जिसमें सबको इक्वल चांस मिलता है या सबकी प्रोबेबिलिटी नोन होती है। जबकि ये सारी सैंपलिंग जो है वो पर्पसिव होती है, वो आप जान के करते हो सकता है जो आपके सामने है उसकी फुल फॉलोबिलिटी है, और जो आपके सामने ना आए इंडिविजुअल उससे आप लोगे नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी जीरो हो गई। ठीक है। सो दिस इज यू हैव टू डू। Then you have 47 question. Color blindness is caused by defected dash in the dash of the eye. कलर ब्लाइंडनेस कब होता है? जब डिफेक्टिव कुछ हो जाता है आई में। क्या कैसे होगा बताओ? ये आई पार्ट पे एक्चुअली क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है। तो कलर ब्लाइंडनेस कब होती है? जब कोन्स में प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोन्स जो है वो कलर सी करते हैं, एंड रेटिना में होते हैं कोन्स। प्रिटी सिंपल, कोन्स होते हैं किसमें? रेटिना में। तो कोन्स यानी मतलब रेटिना के कोन्स में जब प्रॉब्लम आती है तो कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है। Next question number 48, which says dash is a form of conditioning in which the onset of conditioned stimulus precedes the onset of unconditioned stimulus. मतलब unconditional stimulus बाद में आता है और conditioned stimulus पहले आता है, और जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो ओवरलैप नहीं होती है। मतलब आराम से पहले वो जो है कंडीशन स्टिमुलस भेजते हैं, उसके बाद जब वो पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस भेजते हैं। बहुत सिंपल है, क्लास 11th की लर्निंग में भी ये है। तो क्या होगा इसका बताओ? दिस विल बी ट्रेस कंडीशनिंग। हाउ इट विल बी ट्रेस? ट्रेस मतलब जब एक आपने जो कंडीशन स्टिमुलस था वो भेजा और उसके जब तक वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, जब उसके ट्रेसेस तक खत्म हो गए उसके बाद आप अनकंडीशनल स्टिमुलस दे रहे हो, दैट विल बी ट्रेस कंडीशनिंग। डिले कंडीशनिंग क्या होता है? साइमल्टेनियस और बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होता है? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड अगर किसी की भी गलती होगी आई विल करेक्ट इट, एंड इफ यू वांट टू नो लेट मी नो, आई विल टेल यू कि ये क्या होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49. A researcher wants to test if there is a significant difference between the achievement score of 8th grade students in mathematics before and after 2 months of instruction. Which of the following test will be the most appropriate to use? ये बोल रहे हैं कि आपको एक टेस्ट लगाना है, और ये पता लगाना है कि 8th क्लास के बच्चे इंस्ट्रक्शन देने से पहले और बाद में 2 महीने के कैसा रिस्पॉन्स में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा टेस्ट होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप इसे ध्यान से समझो तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉपुलेशन एक ही है, एक ही 8th क्लास के बच्चे हैं, उन्हें पहले टेस्ट किया जा रहा है इंस्ट्रक्शंस देने से पहले, 2 महीने की इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उन्हें फिर से टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये सेम सैंपल है, तो यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। एक्चुअली आई एम सॉरी, नॉन पैरामेट्रिक क्यों लगेगा? डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट लगेगा। पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक आप कंडीशन यहाँ पर नहीं बता सकते, वो आपकी पॉपुलेशन पर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट सैंपल नहीं हो सकता क्योंकि पॉपुलेशन एक नहीं है। पियर्सन कोरिलेशन हम नहीं लगा सकते बिकॉज कोरिलेशन आपको नहीं फाइंड करना है। सो द ओनली वायबल ऑप्शन विच इज देयर इज डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, क्योंकि जो आपका सैंपल टेस्ट है वो ये वाला और ये वाला सेम है, और सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट देख रहे हो, और काई स्क्वायर तो फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज नॉट अप्लाइड। Now, question number 50 says dash neurons carry messages from the sense to the spinal cord, and dash neurons carry messages from the spinal cord to the muscles and glands. सेंस से स्पाइनल कॉर्ड पे कौन से न्यूरॉन्स जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से मसल पे कौन से न्यूरॉन्स जाते हैं? बहुत सिंपल सिंपल सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें आया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं सीयूएट पीजी में। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर फुल। तो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस से स्पाइनल कॉर्ड पे जाते हैं, और इफरेंट होते हैं उसके उल्टे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, assertion reason. Association agnosia patients cannot readily name the object they have seen or drawn.
जो एसोसिएशन एग्नोशिया के लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ जो बनाते हैं या देखते हैं उन्हें नहीं बता पाते कि इसका नाम क्या है। प्रोस्पोग्नेस Prosopagnosia patients may not be recognized faces of known people, even photographs on their own face. वो खुद का फेस नहीं पहचान पाएंगे, वो लोगों की शक्ल नहीं पहचान पाते कौन जिन्हें प्रोसोपैग्नोसिया होता है। अब आपको बताना है इनमें से दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि एसोसिएशन एग्नोशिया हो चाहे वो प्रोस्पोपैग्नोसिया हो, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों के बारे में सेम कंडीशन एक्सप्लेन करिए। Next question says that in proactive interference, information currently being learned interferes with information already present in memory. And statement 2 says that retroactive interference, previously learned information interferes with the information being learned at present. अब ध्यान से देखो, आंसर बताओ। इसके बाद मैं क्विकली बताती हूँ उसका आंसर। अगर आप ध्यान से पढ़े तो यू विल गेट टू नो कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशंस उल्टी लिखी है। प्रोएक्टिव में क्या होता है कि पुरानी चीज कोई है वो आगे वाली चीज को प्रॉब्लमेटिक कर रही है, और रेट्रोएक्टिव में क्या होता है कोई ना कोई चीज जो है बैकवर्ड जा रही है, जो अभी लर्न करी हुई चीज है वो पुरानी चीज को प्रॉब्लम कर रही है। सो यू विल से दैट बोथ द स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिटन आर रॉन्ग। ओके, सो बी ऑप्शन विल बी राइट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल बी रॉन्ग, क्योंकि एक दूसरे की डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। ठीक है, रिमेंबर प्रोएक्टिव इज फॉरवर्ड मूविंग एंड retroactive is backward moving. Then question number 53. Facial feedback hypothesis indicates that emotional state can produce change in facial expression. Facial feedback hypothesis ये कहता है कि जो भी इमोशनल स्टेट में हम होते हैं उससे हमारी फेशियल एक्सप्रेशन बदलते हैं। जेम्स लिंच थ्योरी ऑफ इमोशन सजेस्ट दैट कि जो सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं दे आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस विद इन आवर फेसेस। कि जो हमारे चेंजेस आते हैं हमारी रिएक्शन में या जैसे भी है, वो चेंजेस कैसे आते हैं हमारी बॉडी में, हमारी फेस में जो बॉडी की जो चेंजेस होते हैं उससे हमें वो आते हैं। सो इफ यू रीड इट केयरफुली यू विल गेट टू नो। आपको पता है वैसे भी कि जेम लिंच थ्योरी जो है वो इसी पे बेस्ड है, और दोनों ही स्टेटमेंट सेम बातें कह रही हैं और सही बातें कह रही हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। Let's move on to the next question, which is question number 54. Again, there are two statements. Statement 1 says, when people do not recall their dreams, it is probably because they are secretly trying to forget them. अगर लोगों को सपना अपना याद नहीं रहता है तो उसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सीक्रेटली, जो उन्हें भी नहीं पता बट वो उस चीज को भूलना चाहते हैं। Statement 2 says that sleep enable the brain to rest because a little brain activity take place during sleep. कि स्लीप जब भी हम सोते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है, क्योंकि जब भी हम सोते हैं उस समय हमारा ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो हमें वो रेस्ट मिलता है। तो बताओ क्या स्टेटमेंट सही है क्या नहीं है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है कि ऐसा नहीं होता कि वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट इट। सपने हमारे आरईएम में होते हैं तो हमें वो याद नहीं रहते हैं, एंड दैट इज नॉट अ थिंग रिलेटेड टू दिस। इसके अलावा किसने कहा कि स्लीप में हमारा ब्रेन काम नहीं करता? ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करता है। आपने देखा है जो लोग सो जाते हैं पढ़ने के बाद उनको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। So both the statements will be false. Then question number 55. According to information processing theory जो है cognitive development की, is characterized by increase in the storage capacity, processing speed and efficient executive function. वो ऐसा कहते हैं। Reason says that the process of myelination is the most prolonged developmental change in the human brain. जो माइलिनेशन का प्रोसेस होता है वो सबसे लंबा डेवलपमेंटल चेंज होता है ह्यूमन ब्रेन में। सो व्हाट यू से? सो द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, असर्शन इज वेरी वेरी करेक्ट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में कह रहा है, उसमें यही होता है, स्टोरेज कैपेसिटी और इन सब की बात करते हैं। माइलिनेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत प्रोलॉन्ग डेवलपमेंट है ह्यूमन ब्रेन में, काफ़ी समय के लिए हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन कहीं से भी आपको लग रहा है ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं किसी भी सेंस में। So both the statements, assertion and reason, basically are true, but they are not the correct explanation of A because they are not correlated anyway in the sense. Then question number 56, again assertion reason question. Standard score expresses the individual's distance from the mean in terms of standard deviation. स्टैंडर्ड स्कोर जो होते हैं वो ये बताते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल का कितना स्कोर आया है और वो स्कोर कितना उसके मीन से डिविएटेड है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्म में, कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, 1 2 3 या -1 2 3 इधर साइड है।
लीनियरली डिराइव्ड स्टैंडर्ड स्कोर जो होते हैं उन्हें यूजुअली हम क्या डेजिग्नेट करते हैं, जेड स्कोर डेजिग्नेट करते हैं। तो अगर अगेन इसमें आप देखो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मैंने आपको एजर्शन समझाया। रीजन इज ऑल्सो सेम, क्योंकि लीनियरली स्टैंडर्ड स्कोर कैसे होते हैं, जेड स्कोर में हमने ऊपर पढ़ा था अभी, जीरो है मीन एंड 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। लीनियरली है, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, बट उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी सेंस में ये स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, but reason is not the correct explanation for assertion. Okay. Then come to the question number 57. Given below are two statements, assertion, reason again. So research evidence indicate that कि जो aggression है, it's reasonably stable attribute. जो aggression है वो stable रहता है, हमेशा कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते उसमें। And reason says that कि जो reactive aggressors होते हैं are children who display high level of hostile retaliatory aggression. वो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत hostile दिखाते हैं, बहुत aggression दिखाते हैं, जो reactive aggression के बच्चे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि रिसर्च एविडेंस जो बता अग्रेशन स्टेबल तो नहीं होता ना, हमेशा हर किसी को एक ही लेवल का तो गुस्सा नहीं आता, राइट। एंड रिएक्टिव अग्रेशन आपको समझना है कि क्या होता है, जब कोई रिएक्ट करता है, मतलब किसी ने आपके साथ कुछ बोला, कुछ गुस्सा किया, कुछ डांटा, कुछ किया, उसके बाद आप गुस्सा दिखा रहे हो, दैट इज रिएक्टिव एग्रेशन। तो दोनों ही इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अगेन ये क्वेश्चन भी ड्रॉप था पेपर में। ओके, नेक्स्ट assertion reason, question number 58. Behavioral activation system, which is BAS, and the behavioral inhibition system, बिहेवियर को एक्टिवेट करने वाला और इनहिबिट करने वाला सिस्टम, दो न्यूरल सिस्टम्स हैं, द फंक्शन ऑफ विच एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड मोटिवेशन। और इसका जो फंक्शन है वो मोटिवेशन और इमोशन के बीच में फंक्शन बनाता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है कि हाँ क्या एक्टिवेट करना है क्या नहीं करना है। So BIS, which is the behavioral inhibition system, links approach motives and derived incentives with positive emotion. ये positive emotions के साथ इसे connect करते हैं। तो आपको बताना है कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप बहुत लॉजिकली वैसे भी आपको नहीं पता फिर भी सोचोगे ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों का आपस में कनेक्शन बता रहा है, असर्शन इज वेरी ट्रू। बट ये जो है सिर्फ मोटिव्स और डिराइव्ड के साथ नहीं होता है, बिकॉज ये तो इनहिबिट कर रहा है ना कुछ काम करने से। तो इंसेंटिव के टूवर्ड्स आप काम कैसे करोगे अगर वो आपको इनहिबिट करेगा। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है असर्शन रीजन, बट अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। डू लाइक द वीडियो, डू टेल अस, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए कि क्या समझ नहीं आ रहा है। Then question number 59. Social position curve provides evidence for the existence of two distinct memory systems, short-term memory and long-term memory. इस बारे में बताते हैं, सोशल पोजिशन कर्व जो है ये बताता है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। व्हेन पीपल ट्राई टू रिकॉल अ लिस्ट ऑफ अनरिलेटेड वर्ड्स, बट जब इंसान कुछ ऐसे वर्ड्स रिकॉल करना चाहता है जो कि रिलेटेड नहीं होते हैं, दे यूजुअली रिमेंबर मोर वर्ड्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड। स्टार्टिंग और एंड के वर्ड ज्यादा याद रह पाते हैं और बीच के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े बहुत भूल जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो ड्रॉप, ये क्वेश्चन भी ड्रॉप था, ये क्वेश्चन उसमें था नहीं, बिकॉज इन्होंने अनरिलेटेड वर्ड्स लिखा है, लिस्ट की बात नहीं करी है, और पहला तो बिल्कुल ही गलत है, असर्शन इज फॉल्स। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन ड्रॉप था, और इसकी जो वर्डिंग्स हैं ये उल्टी पुल्टी भी हैं थोड़ी सी, दैट्स वाई इसको ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसिपिटल लोब मैच द फॉलोइंग है, एक्चुअली तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसको करने में मज़ा आता है। सो ऑसिपिटल लोब जो है वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, देखने के काम आता है, विजन के। इसके अलावा जो पैराइटल लोब है अगर आप देखें तो पैराइटल लोब जो है वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में काम करते हैं। टेम्पोरल लोब का जो काम है वो ऑडिटरी से है, ऑडिशन, आवाज सुनने में। एंड जो फ्रंटल लोब है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, सारा लॉजिकली एंड ये सब चीजें इसमें आती है। तो विद दिस योर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, एंड यही आपका आंसर होगा।
ठीक है। Then you have question number 61, placebo effect, high external validity, double blind procedure, high internal validity. और इसे आप बताइए कि इसमें आंसर क्या है। देखिए आराम से, मैं ये स्क्रीन नहीं छोड़ रही हूँ अभी के लिए, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सके। इसे आप करिए और बताइए देख करके क्या आंसर होगा। कमेंट करिए, उसके बाद हम चेक करेंगे, मैं बताऊंगी ये सही है या नहीं है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिए अपना। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 60। बाय बाय, टेक केयर।